नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एक टॉपिक। आज तक हमने हिस्ट्री में डिस्कस किया है सबसे पहले आईएनसी, फिर हमने डिस्कस किया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया सूरज स्प्लिट के बारे में या सूरज सेशन के बारे में। और आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स, जो कि इंडिया में आई थी 1909 में। हमने सूरज स्प्लिट के टाइम पे ये डिस्कस किया था कि सूरज स्प्लिट के बाद जो कांग्रेस है, जो दो फैक्शन है, उसमें से मॉडरेट्स जो थे वो तो बाहर थे जेल से, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो जेल के अंदर कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब मॉडरेट्स को खुश करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक रिफॉर्म्स लेके आई थी 1909 में, जिसे हम कहते हैं मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, ताकि मॉडरेट्स को खुश किया जा सके और एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से दूर रखा जा सके, और कांग्रेस एक ऐसी संस्था रहे जो सिर्फ इंडियंस की भागीदारी के लिए काम करे, ना कि इंडिया को आज़ादी दिलवाने के लिए या फिर स्वराज वाले फंडामेंटल पे कांग्रेस काम करे। और इसीलिए ये एक एक्ट था 1909 का। ठीक है, इसके बाद मोंटेग्यू चेल्मर्सफोर्ड एक्ट आएगा 1919 में, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए थे ये 1935 में। तो ये एक्ट लाते रहते थे ताकि कांग्रेस को खुश किया जा सके और उनको जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है इंडियंस को ना देनी पड़े। ठीक है, खैर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स। इसकी डेट्स याद रखनी है अपने 1909। ठीक है, इसकी कुछ मेन प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंटर में और जो प्रोविंसेस में थी उनको इंक्रीज कर दिया गया। काउंसिल में जो मेंबर्स थे उनके नंबर इंक्रीज कर दिए गए। सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें अब मेंबर हो गए 60, पहले 16 थे। ठीक है, और जो काउंसिल्स थी बंगाल की, मद्रास की, बॉम्बे की और यूनाइटेड प्रोविंस की जो आज यूपी है, यहाँ पर 50 मेंबर हो गए हर एक में। और जो काउंसिल्स थी पंजाब की, बर्मा, असम, इनके 30 मेंबर्स हो गए ईच में। लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस वर टू हैव 4 कैटेगरीज मेंबर्स। सबसे पहले एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, गवर्नर जनरल, और जो मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं वो इसमें आते थे एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, से नेक्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर होते थे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल नॉमिनेट करते थे, मतलब गवर्नर जनरल नॉमिनेट करते थे। और नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जिसको गवर्नर जनरल नॉमिनेट करते थे बट वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होते थे। जी, जो जो सबसे पहले वाला है ना, ये इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे और इसमें गवर्नमेंट सेकंड वाले पॉइंट में गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होते थे। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस सभी कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम देख लेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियंस। ठीक है, और लास्ट वाला इलेक्टेड मेंबर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, लोकल बॉडीज इलेक्टेड एन इलेक्टोरल कॉलेज that would elect members of the provincial legislative council. These members would in turn elect the members of the central legislative council. The elected members were from the local bodies, chambers of commerce, landlords, universities, traders, communities and Muslims. ठीक है, काउंसिल्स के मेंबर्स की बात की जा रही है। ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये वाला, लेकिन ये वाला पॉइंट भी कर लेना। इंडियंस वर गिवन मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो वाला पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, इट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो था मुस्लिम्स को दिया गया था वो किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? तो 1909 के एक्ट के द्वारा दिया गया था। या फिर ऐसे बन सकता है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था 1909 के एक्ट के द्वारा वो किस कम्युनिटी को दिया गया था? तो वो मुस्लिम्स को दिया गया था, ऐसे बन सकता है। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया है पहले कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था वहां पर सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर सकते थे उनके कैंडिडेट्स को। ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा है, देखो नेक्स्ट पॉइंट में, सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर ईयरमार्क्ड फॉर मुस्लिम्स एंड ओनली मुस्लिम्स कुड वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इस एक्ट से ये जो पॉइंट है ये बहुत बार एग्जाम्स में आया है। ठीक है,
मेंबर्स को डिस्कस द बजट एंड मूव रेजोल्यूशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। बजट को डिस्कस कर सकते थे वो उस टाइम पे, इस एक्ट में उनको ये पावर मिली थी। जैसे आज के टाइम पे होता है ना, जब हमारा बजट आता है फेब में, तो उस टाइम पे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो उसको डिस्कस करते हैं, तो ये भी कर सकते थे। उसके बाद दे कुड ऑल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वाला, ठीक है। नो डिस्कशन ऑन फॉरेन पॉलिसी और ऑन रिलेशंस विद द प्रिंसली स्टेट्स वर परमिटेड, फॉरेन पॉलिसी पे आप कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ही पॉइंट हैं, अब आप कहोगे सभी इंपॉर्टेंट बना रहे हैं सर, तो ऐसा कुछ नहीं है, 3 इसमें से इंपॉर्टेंट बताए हैं मैंने, और जो ये पिछली वाली स्लाइड है इसमें से आपको 2 इंपॉर्टेंट बताए हैं मैंने अभी तक, तो ज्यादा नहीं है, इतने तो करने पड़ेंगे ना आपको। उसके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड स्टेंदर पी सिन्हा एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल आज के टाइम पे आप लगा लो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर, या फिर कैबिनेट लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, ठीक है। तो ये था मोर्ले मिंटो एक्ट, छोटा सा एक्ट था, हमने डिस्कस कर लिया, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में कहा गया है, ठीक है। और स्लाइड्स में आप लोग एक बार इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। एंड धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, एक एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। और पोल साइंस की वीडियो भी आपकी चल रही है, ये हिस्ट्री की वीडियो भी आपके साथ में चल रही है, और इकोनॉमी की वीडियो भी चल रही है आपकी, और करंट की वीडियो भी आपको मिलने वाली है 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।